हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है, जिनका अभी जल्दी हाल में पेपर होने वाला है, उनके लिए आज मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जो भी मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ कुछ इस तरीके से आपका रहता है, और इसमें सारी चीज़ें आपके जो भी प्रश्न आपको मिलता है वो सारे आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर के अंतर्गत होगा। और जितने भी टाइम आपको इसमें वैल्यूएबल है वो आप यहाँ पे निर्धारित करके टाइम को स्पेंड करिए और तैयारी कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये सारे प्रश्न होंगे और ये आपका मॉडल पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मॉडल पेपर में आप लोग निहित हो जाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो हमारा आप लोगों से यही होप होगा, यानी आशा होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोगों के बीच में मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। और जितने भी छात्र छात्राएँ ये हैं कि कहते हैं सर हमें ऑप्शनल क्वेश्चंस का सॉल्व करवाइए, तो उस ऑप्शनल क्वेश्चंस के पेपर भी इसी तरीके से। तो आप लोगों को मैं हर तरीके से प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या आपको प्रश्न कैसे आते हैं पेपर में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताने का पूरा सॉल्व करते हैं। अब आपका आता है जैसे खंड आ में यहाँ पे भी ये फोर्थ सेमेस्टर दिया गया है। और गृह विज्ञान प्रश्न पत्र आपको लोगों को पता ही, आवास एवं प्रसार शिक्षा है, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन थ्योरी का। टाइम 2 घंटे का निर्धारित पहले से ही कर दिया है पेपर में। आप 2 घंटे का चाहे लिखित हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, सबके एक ही तरीके से बनाएं। बस इतना होता है कि उनके लिए कम समय में होता है और इनको लिखना पड़ता है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का यही मतलब होता है। अब आता है खंड आ में आपको सभी प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 50 शब्दों में देना होगा। अब पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आवास का अर्थ बताइए। अब फर्स्ट प्रश्न दिया गया कि आवास का अर्थ बताइए, यानी आवास का मतलब क्या होता है। आवास सभी लोग जानते हैं आवास का मतलब क्या होता है। आवास जैसे जो जितने भी आवास तो सबसे पहले जानते हैं कि जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है उसी को हम आवास कहते हैं। तो आवास का मतलब आप जानते ही, आवास एक प्रत्येक जीवाधारी की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। आर.एस. देशपांडे महोदय जी के अनुसार कहा गया है, आवास के बारे में बताया है, यानी आवास का अर्थ उन्होंने बताया है कि आवास मानव समूह के लिए एक सरल स्थल है, यानी कि जो आपका रहने की उचित व्यवस्थाएं हैं, जिसमें छत, दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां आदि होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो निवास की इकाई यह रिहायशी संरचना दीवारों, छत, दरवाजे, खिड़कियों का एक रूप जो हमें सुरक्षा दे सके, एक अतरंग वातावरण दे सके, आवास कहलाता है। उसके बाद आता है घर। घर किसे कहते हैं, तो आवास आप लोग समझ गए आवास किसे कहते हैं। अब आता है घर। घर के बारे में, घर रहने का एक स्थान है जिसमें हम पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है। निखिल एवं डार्सी महोदय जी के अनुसार घर के बारे में बताया गया है कि घर वह स्थान है जहां परिवार का प्रत्येक सदस्य तनाव रहित रहता है, उसे स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है और सामूहिक जीवन का आनंद प्राप्त करता है। तो इसी को हम घर कहते हैं। घर और आवास में 2 अंतर बताए गए हैं। आवास का मतलब होता है दोस्तों, आवास का मतलब होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, और घर का मतलब होता है जो रहने के में घर जो रहने में जितने भी हमारे सदस्य होते हैं उन्हीं को हम घर कहते हैं। घर और आवास में 2 चीज़ें बताई गई हैं, इसमें आपको हम बता देते हैं। आवास जिसमें हमें चारों तरफ से घेर के रखता है, यानी कि जिसमें हम निवास करते हैं। और घर बनता है जब हमारी फैमिली 8-10 यानी कि समूह के बीच में रहे, तो उसे हम घर कहते हैं। अब जैसे थर्ड नंबर है बृहदता। बृहदता किसे कहते हैं, बृहदता के बारे में है, यानी कि बृहदता में लिखेंगे कि साने महोदय जी के शब्दों में कहा गया है कि कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम बृहदता कहते हैं। यानी इसके उद्देश्य से स्थान की अधिक से अधिक बचत करना, बृहदता उत्पन्न करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर बताया कि कमरे की दीवारें को हल्के रंग से पेंट करना। सेकंड नंबर, कमरे आयताकार बनाना, दीवारों में अलमारियाँ, वार्डरोब, टाट आदि बनाना।
तो ये आते हैं बृहत्ता के रूप। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वातायन का तात्पर्य बताइए, यानी वातायन किसे कहते हैं। वातायन का मतलब होता है दोस्तों कि शुद्ध वायु का प्रवेश एवं अशुद्ध वायु से छुटकारा पाने का तरीका। निस्साय काले तथा पातकी महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि वातायन को परिभाषित करते हुए किसी भी स्थान की सुविधाजनक स्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक एवं यांत्रिक तरीके से वायु की आपूर्ति एवं निष्कासन वातायन कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, आंतरिक सज्जा क्या है। आंतरिक सज्जा के बारे में आप बताइए। आंतरिक सज्जा में लिखेंगे कि स्टेला सुंदराज महोदय जी के अनुसार बताया गया है, यानी कि उनके अनुसार इसका आंतरिक सज्जा का अर्थ बताया है उन्होंने कि इस आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो एक साधारण घर की भी काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत एवं संस्कृति आवश्यकताओं, घर एवं उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन की कला है तथा घर में सुखद वातावरण बनाने का प्रयास है। तो ये होता है आपका आंतरिक सज्जा। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन, कला की परिभाषा बताइए, यानी कि कला किसे कहते हैं, कला क्या होता है। अब इसमें लिखें किसी भी दक्षता का उपयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे हम कला कहते हैं। यानी कला विचारों एवं भावों का इस ढंग से अभिव्यक्तिकरण है कि वह आनंद प्रदान करती है। कोई कार्य जो सौंदर्य बोध उत्पन्न करे एवं जिसके संपन्न होने में दक्षता एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता हो उसे हम कला कह सकते हैं। फिर आता है 8 नंबर प्रश्न आपका 7 नंबर, प्राथमिक रंग। अब प्राथमिक रंग आप लोग सोचते हैं कि प्राथमिक रंग क्या होता है, यानी कि प्राथमिक होता है फर्स्ट नंबर, पहला। तो आप लोग को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारा प्राथमिक रंग कौन है। इसमें प्रश्न आपके हर बार बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। इसमें आपका आता है प्राथमिक रंग में जैसे लाल, पीला और फिर नेक्स्ट है नीला। ये 3 रंग आपके प्राथमिक रंग होते हैं, क्योंकि इन अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे लाल रंग हो गया और पीला रंग हो गया, लाल, पीला और नीला, ये 3 रंग आपके प्राथमिक रंग होता है। इसका कोई रंग नहीं बना सकते। और इसमें आपका ये कि प्राथमिक रंग क्या आते हैं, अगर इसको हम 1 से 2 रंगों या 3 रंगों के बीच अगर हम बनाएंगे तो इसमें कई रंग उत्पन्न हो जाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं प्राथमिक रंग। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है इसमें, बल्ब का अर्थ बताइए। बल्ब किसे कहते हैं या बल्ब के बारे में बताइए। अब इसमें लिखेंगे कि गोल्डस्टेन महोदय जी के अनुसार बताया गया है बल्ब के बारे में कि बल्ब कला का वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिपात करती है और इसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार वह वस्तुओं पर दृष्टिपात करती है। और इसी पे क्रेग एवं रस महोदय यानी कि क्रेस एवं रस महोदय जी के अनुसार कहा गया बल का सिद्धांत में कि बल का सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्र स्थापित किया है ताकि आंखें संबंधित रुचियों पर दृष्टिगत हो सके। उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर है कि पोत का अर्थ बताइए। पोत किसे कहते हैं। अब आपका आता है पोत के बारे में। पोत किसे कहते हैं, किसी वस्तु की सतह या धरातल के गुण को हम पोत कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो सतह के गुण को ही पोत कहते हैं। संसार में बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनकी सतह का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे दानेदार पोत, रोएदार, हवादार, नाजुक, चमकदार, कोमल, झालरदार और पंखयुक्त झुर्रीदार पोत इत्यादि। ये सारे पोत के लक्षण हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, औपचारिक शिक्षा के बारे में निर्धारित कीजिए। औपचारिक शिक्षा होता है, सबसे बड़ी बात दोस्तों औपचारिक शिक्षा के बारे में जानेंगे कि औपचारिक शिक्षा एक निश्चित क्रमबद्ध योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा होती है जिसके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षा देने का स्थान, समय, अवधि जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना है। मान लीजिए जैसे औपचारिक शिक्षा इस तरीके से कि 6 महीने में आपका पेपर होना है और आपको 5 महीने में इसको सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो इसी को तो हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं।
और वह भी तय करना है कि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होता है। शिक्षा देने वाले शिक्षक निश्चित होते हैं तथा इसके अंतर्गत शिक्षा लेने वाले शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु सीमा होती है। तो इसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पुलिस का पेपर देना है। पुलिस में आपको जो योग्यता है वो 10+2 मांगा जाता है, नहीं कि इंटर लेवल की। और जो एज मांगा जाता है वो आपका होता है दोस्तों 18 से 25 या 18 से 22, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये होता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10+2 की अगर आप तैयार कंप्लीट है, 10+2 कंप्लीट, तभी आप इसके योग्य हो सकते हैं। तो ये होता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आएगा औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट हो गया, यानी कि खंड आ के सारे प्रश्न हो गए। खंड आ के सामने हमने आपको एक एक प्रश्न करके बताया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सारे प्रश्न थे। और दोस्तों हम आप लोगों के बीच में अगर इतना कुछ करते हैं तो आप लोगों को ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी प्रश्न के वीडियो होंगे या आपको जितने मैं वीडियो अपडेट कराऊंगा वो आपके जो हो नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे, क्योंकि सारे वीडियो आपको उचित टाइम पर मिल सके। अब आपका आता है खंडवा। खंडवा में केवल आपको 4 प्रश्न करने होंगे, जिसमें से आपको 150 शब्दों का आंसर होगा। अब जिसमें दूसरा प्रश्न दिया है कि आवास की आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में लिखिए। अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी आवास की आवश्यकता निम्नलिखित आर्थिक कारणों से होती है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर आता है आपका व्यापारिक कार्यों हेतु, यानी कि व्यापारिक कार्यों हेतु, यानी फॉर द बिजनेस वर्क। इसमें क्या आर्थिक आता है कि आवास की आवश्यकता व्यापारिक कार्यों के लिए पड़ती है। आवास से ही व्यक्ति की आर्थिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। आवास वह स्थल है जहां विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। सेकंड नंबर आता है आपका रहन सहन के स्तर में वृद्धि, यानी ग्रोथ इन लिविंग स्टेटस। इसमें कहा गया कि आवास वह स्थल है जो व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में वृद्धि करता है। आवास में पाई जाने वाली सुविधाएं व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में वृद्धि कर देती है और इससे व्यक्ति की आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। फिर आता है थर्ड नंबर धन में वृद्धि, यानी ग्रोथ इन मनी। मनी में आता है कि आवास की आवश्यकता धन वृद्धि के लिए भी होती है। लोग कई आवास खरीदते हैं और अधिक प्रॉफिट में बेचकर अथवा गिरवी रखकर धन की वृद्धि कर लेते हैं। अतः इस प्रकार आवास धन वृद्धि में सहायक होती हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर है धन की बचत, सेविंग ऑफ मनी। आवास होने से किराए की बचत होती है। आजकल किराए के मकान दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। आय का 10 से 20% तक औसत किराए में ही व्यय हो जाता है। कई शहरों में मकान काफ़ी महंगे मिलते हैं, अतः आवास की आवश्यकता धन की बचत के लिए भी होती है। तो ये होता है आवास की आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में लिखी, यानी आर्थिक आवश्यकता के जो आर्थिक कारण है उसके बारे में। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सामूहिकरण, यानी कि सामूहिकरण से क्या तात्पर्य है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन समूहीकरण। समूहीकरण का मतलब होता है दोस्तों ग्रुपिंग। क्या होता है? ग्रुपिंग। देश पांडे जी के शब्दों में कहा गया है समूहीकरण का अर्थ कि कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था करना या व्यवस्था कमरों के कार्यों के सहसंबंध के अनुसार। यदि नक्शे में सामूहिकरण पर यथोचित ध्यान न ही दिया गया तो आवास असुविधाजनक हो सकता है। परिवार के सदस्यों को लगातार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है, अतः उनमें सहसंबंध आवश्यक है। आवास मुख्यतः 3 समूह होते हैं। इनको एक दूसरे से संबंधित करना आवासीय योजना के अंग है। जैसे फर्स्ट नंबर आता है आपका बरामदा, यानी बैठक का समूह। यदि बरामदा बैठक की अपेक्षा किसी शयन कक्ष में खुलता है तो वह असुविधाजनक होगा, अतः बरामदा बैठक एवं बैठक को समूहीकृत करना होगा। सेकंड नंबर आता है शयन कक्ष समूह। छोटे मकानों में एक ही शयन कक्ष होता है, किंतु बड़े मकानों में एक से अधिक भी होते हैं। सामान्यतः शयन कक्ष से कुछ फासले तथा आवास के एक अलग खंड में रखे जाते हैं ताकि एकांतता यानी कि प्राइवेसी बनी रहे। अब आता है शयन कक्ष के साथ आजकल स्नान गृह एवं शौचगृह यानी कि जिसे कहते हैं बाथरूम टॉयलेट जुड़े अटैच रहते हैं। यदि ये शयन कक्ष से दूर हैं तो असुविधा होती है। साथ ही साथ कम से कम एक बाथरूम ऐसा हो जिस तक स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी कमरे से जाए पहुंचा जा सके। फिर आता है थर्ड नंबर रसोई।
भंडार तथा भोजन कक्ष। इसमें आता है जैसे जिसे कहते हैं डाइनिंग रूम। ये सभी एक दूसरे के निकट होना चाहिए। यदि भोजन कक्ष रसोई से दूर है तो गृहिणियों को असुविधा होगी, किंतु रसोई घर बैठक के बहुत निकट न हो, अन्यथा मसालों आदि की गंध बैठक तक पहुँचेगी। रसोई घर मुख्य प्रवेश द्वार से बहुत दूर न हो, क्योंकि अधिकांश समय गृहिणी रसोई घर में रहती हैं और उसे बार बार आगंतुकों के लिए द्वार खोलने जाना पड़ता है। जहाँ ये तीनों समूह एक दूसरे से संबंधित हैं, वहीं अलग भी है। आदर्श व्यवस्था वह है जिसमें रसोई घर, बैठक, शयन कक्ष तथा बाथरूम तक पहुँचने के लिए स्वतंत्र मार्ग हो तथा किसी दूसरे कमरे में से होकर ना जाना पड़े। साथ ही यह दूसरे के निकट भी हो ताकि आना जाना सुगम हो। तो ये होता है समूहीकरण के बारे में। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय योजना से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर, आवासीय योजना से आप क्या समझते हैं। अब आपका आता है आवासीय योजना का अर्थ। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे आवासीय, आप साथ समझेंगे आवासीय योजना का अर्थ। आवासीय योजना का अर्थ है दोस्तों कि आवास निर्माण से पहले कागज पर वांछित निवास का नक्शा खींचना अर्थात रेखांकन करना। R.S. देशपांडे महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि एक नक्शा वस्तुविद विचारों का उसमें अधीन काम करने वाले इंजीनियर, ठेकेदार आदि तक संप्रेषण है। अपनी एक पुस्तक में Y.S. सेन जी ने लिखा है कि नक्शे रेखाओं एवं आकृतियों के माध्यम से विचारों के मूर्त रूप देते हैं। संक्षिप्त रूप में आवासीय योजना नक्शे एवं रेखांकन रूप में किसी भी परिवार द्वारा अनुमोदित वह कागजी रचना है जो नगर महापालिकाओं में अनुमोदन प्राप्त कर आवास निर्माण करने वाली संस्थाओं अथवा ठेकेदारों, इंजीनियरों को मूर्त रूप में उतारने को दे दी जाती है। सामान्यतः वह योजना इन्हीं संस्थाओं अथवा इंजीनियरों, ठेकेदारों के सहयोग से बनाई जाती है। तो ये होता है आवासीय योजना। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन, भूखंड योजना क्या है। भूखंड योजना किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हम साइट प्लान। भूखंड योजना का मतलब होता है, भूखंड योजना का क्या मतलब होता है, साइट प्लान, या साइट प्लान किसे कहते हैं। अब आता है इसमें लिखेंगे कि यह ऐसा रेखांकन है जो निर्माण कराए जाने वाले भूखंड की दूसरे भूखंडों के संदर्भ में स्थित दर्शाता है। इसमें सड़क को भी बताया जाता है जो कि भूखंड की उस समग्र बस्ती से जोड़ती है। ऐसे नक्शे जो बातें विशेषकर स्पष्ट होती है वे निम्न हैं। जैसे A नंबर आपका आता है इसमें भूखंड का आकार, उसकी सीमा रेखाएं तथा भूखंड क्रमांक आदि। B नंबर आता है इसमें उसके निकटवर्ती भूखंडों की स्थिति एवं उसके क्रमांक। C नंबर में भूखंड तक जाने वाला सबसे निकट मार्ग या उपमार्ग। D नंबर में आता है उत्तर दिशा जो कि अक्षर N की दिशा में एक तीर द्वारा दर्शाई जाती है। फिर आता है E नंबर की प्रस्तावित भवन की भूखंड में स्थिति, उसका आकार व भूखंड में स्थित स्थान। फिर आता है F नंबर प्रस्तावित नालियों की स्थिति। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वे भूमिगत हैं अथवा धरातल। निरीक्षण चैम्बर की लाल स्याही से दर्शाया जाता है। यह भी बताया जाता है कि नालियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, जैसे नगर पालिका द्वारा निर्मित बड़ी नाली अथवा सड़क की कोई नाली के अन्य नाले में। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट G नंबर, इसमें बताया कि शुद्ध पेयजल कौन सी विशाल जल नाली है, जो वाटरमैन जिसे कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, हवा के बहाव की दिशा जिसे एक तीर दर्शाया जाता है। फिर आता है I नंबर है भूमि की ढलान की दशा मात्रा जो एक तीर के द्वारा इस प्रकार दर्शाते हैं जो 40 फीट या 400 सेंटीमीटर या टोटल बराबर 1 सेंटीमीटर बताई जाती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, खोदे गए किसी एक गड्ढे में भूमि बनावट या इसमें स्पष्ट होता है कि किस गहराई में किस प्रकार से नींव है। भूखंड योजना के हम 2 भागों में हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे भूखंड योजना साइट प्लान में उसमें पूरी आवासीय योजना का जिसका यह भूखंड एक भाग है दिखाया जाता है। यह नक्शा में प्रायः 100 अंश, जिसका मतलब होता है 1 मिनट, या 1 सेंटीमीटर जिसे कहते हैं हम 1 इंच, जिसे बराबर 400 सेंटीमीटर बराबर का परिमाण यानी स्केल दिखाया जाता है। क्या दिखाता है, स्केल दिखाया जाता है। सेकंड नंबर विस्तृत भूखंड योजना जिसे कहते हैं हम डिटेल्ड साइट प्लान। यह नक्शा होता है 10 अंश, या फिर हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर, या फिर कहेंगे 20
मीटर या 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में आपका आएगा 100 सेंटीमीटर के नाप में बनाया जाता है और केवल उसे निकटवर्ती भूखंड भाग द्वारा बताए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका भूखंड योजना को निर्धारित कर किया जाता है। उसका आंसर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लय कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में दर्शाइए। अब आपका आता है लय कितने प्रकार के होते हैं। तो लय मुख्य रूप से आपको 2 प्रकार का बताया गया है। यहाँ पे लय मुख्य रूप से 2 प्रकार का बताया गया है। नंबर फर्स्ट पे आता है नियमित लय। अब नियमित लय में आपका आता है कि लय उत्पन्न करने की सबसे बड़ी और सबसे सरल हेतु पुरानी विधि है। इसे लय को प्राप्त करने हेतु इकाइयों को बार बार नियमित रूप से सुनिश्चित दूरी पर प्रयोग किया जाता है, जिनसे उसमें आपसी संबंध जुड़ा हो, या इससे नियमित लय कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, नियमित लय कहते हैं। सेकंड नंबर स्वच्छंद लय। स्वच्छंद लय क्या होता है। स्वच्छंद लय को इकाइयों के अनियमित अंतरों में प्रयोग कर प्राप्त किया जाता है। इस लय में आँखों की गति निश्चित नियमित रह जाती है और आँखें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऐच्छिक संवेगात्मक प्रभाव भेजने के लिए बाध्य हो जाती है। गृह सज्जा में बाह्य तथा भीतरी सज्जा के लिए दोनों प्रकार की लय का प्रयोग कर सजावट में आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये होता है लय के प्रकार। लय आपको मुख्य रूप से 2 प्रकार के हमने बता ही दिया है। इस तरीके से आपके खंडवा के प्रश्न थे। अब खंडवा में आपको हमने एक एक प्रश्न करके बता दिया। खंडसा में केवल 2 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर वो 4 शब्दों में देना है। जैसे 7वां प्रश्न दिया गया कि आवास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए, यानी कि आवास का अर्थ के बारे में और इसकी आवश्यकता के बारे में। अब 8 नंबर प्रश्न होता है कि गृह सज्जा के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए और 9 नंबर प्रश्न की आंतरिक सज्जा को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए और 10 नंबर प्रश्न है कि पुष्प व्यवस्था के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको सेक्शन सी के प्रश्न, जो लॉन्ग होने के कारण मैं इसमें नहीं बता कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो पढ़ने में आपको समझ नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को बोरियत फीलिंग होने लगेगी। तो इस वजह से मैं अगली वीडियो में आपको ये 2-2 प्रश्न करके या सिंगल प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि पढ़ने में और लिखने में, और सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी आपको लिखने का तरीका क्लियर हो जाएगा कि हमें सॉल्व या लिखेंगे कैसे। और जिनका आप पेपर होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा और सभी के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सारे प्रश्न हम आपको अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिए और AKST नोट्स का ज़रूर आप लोग सदस्यता ज़रूर ग्रहण करिए आप लोग। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक हम लोग आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।